हिस्सा जो है ना बाढ़ की वजह से डूबा हुआ है पूरी तरह से। तो ये छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, 40% हिस्सा डूब जाना, जिसमें से लगभग 90 लोगों की मौत हो जाना, यह बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। इसीलिए हमें यह भी सोचना होगा कि हर साल जो असम में बाढ़ होती है, वो क्यों, उस वजह का कारण कैसे है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों वादे फेल हो जाते हैं? क्या ग्राउंड रिपोर्ट में ग्राउंड रियलिटी क्या है और कैसे ये जो है फ्लड हर बार आ जाता है? तो उस विषय को लेकर के मैं आज यहाँ पर लाइव जॉइन कर रहा हूँ और आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। अगर कोई किसी को कुछ भी पता हो वहाँ के बारे में तो बिल्कुल से आप मुझे बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि वहाँ पर इस वजह से बाढ़ आ रही है और ये कारण है बाढ़ आने का। हो सकता है मैं आपको उस पॉइंट को आपने यहाँ पर स्क्रीन में पढ़ कर के बताने का काम करूँ कि हाँ, इस बंदे ने फॉर्म जो है कमेंट किया हुआ है और मैं उसका कमेंट यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुमार विजेश भी जुड़े हुए हैं, क्रांति वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और डीप डाइव करके भी एक जुड़ा हुआ है भाई। और इसी तरह से और भी मेरा दोस्त है जो कमेंट करते रहेंगे तो मैं उनके कमेंट पढ़ूँगा और फिर उनको जो है रिप्लाई दूँगा इसी चैट के माध्यम से, जो डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ उससे। अब आज का जो टॉपिक है मेन वो टॉपिक ये है कि असम में जो बाढ़ हो रही है, जहाँ लगभग 40% हिस्सा बाढ़ की वजह से आज असम का डूब चुका है और जहाँ पर लगभग 90 लोग अपनी जान गँवा चुके हैं। तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? और इसके जो है इसके लिए मैं मानता हूँ जहाँ तक कि इसके पीछे कहीं न कहीं 2 कारण हैं मेनली। उन 2 कारणों में आप भी एग्री करेंगे और अगर एग्री नहीं करते हैं तो आप प्लीज़ मुझे जो है कमेंट में बताएँ कि नहीं आप यहाँ पर इसको भी ऐड करिए, ये भी इसका मुख्य कारण है। एक ही बात है हमारी रिश्तेदारी है, एक ही बात है हमारी रिश्तेदारी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है लेकिन ठीक है, जो भी है अब अच्छा है। तो मैं जो है अब बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की, ये वो चीज़ें हैं जो कुदरत की तरफ से होती हैं, ठीक है? इसका जो मुख्य कारण है वो कहीं न कहीं प्रकृति है। मैं आगे और भी कारण बताने का प्रयास करूँगा कि शायद उनकी वजह से भी यहाँ पर भूकंप आता है, ये सॉरी भूकंप क्या, ये बाढ़ आती है और और भी कौन-कौन से रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहला मैं जैसा बता रहा हूँ यहाँ पर पहला तो ये है कि प्राकृतिक जो कारण है वो है क्योंकि मानसून के मौसम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में भारी बारिश होती है। आप लोग देख रहे होंगे कि आज हमारे यहाँ पर भी लगभग 12 घंटे से 18 घंटे से लगभग लगातार बारिश हो रही है। जबकि यहाँ पर बुंदेलखंड सूखे की श्रेणी में आता है। तब यहाँ पर इस तरह की जो है कल से लगातार बारिश 12 घंटे 18 घंटे की हुई है और अभी भी लगातार मौसम बना हुआ है बारिश का। अब बात करते हैं असम की। असम में ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो मानसून है वो इस बार बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अ, ज़्यादा मात्रा में आया हुआ है। और मानसून में कुछ परिवर्तन हुए हैं, उसके जो चक्र है, उसके चक्र में को बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जिस वजह से ये जो मानसून है, इस बार बहुत ज़्यादा बनकर मतलब ज़्यादा बड़ी मात्रा में आया है इस बार का उफान। वहाँ पर इसलिए बारिश भी कई गुना हुई है और बारिश ऐसी हुई है कि लगभग 1 से 2 घंटे में ही पूरा बाढ़ का स्थिति बन गया था। जब बारिश स्टार्ट हुई तो किसी को भी ये नहीं लगा था कि इतना जल्दी बाढ़ जो है आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि नॉर्मल बारिश है जैसे होती है हर जगह। लेकिन असम में देखते-देखते ही लगभग मुझे लगता है 2 से 3 घंटे में ही बाढ़ की स्थिति बन गई थी, इतना भयंकर पानी आ गया था। वहाँ पर मेरे ख्याल से 100 एमएम के आसपास से ऊपर का पानी जो है वहाँ पर बहने लगा था 1 से 2 घंटे के अंदर। अब रिपोर्ट देखिएगा तो आपको पता चलेगा, जहाँ तक मुझे याद है कि 135 के आसपास एमएम की बारिश जो है वहाँ 1 से 2 घंटे में हो चुकी थी। और जिस वजह से ये इतना भयंकर जो है बाढ़ आने की स्थिति बन गई थी तुरंत से। क्योंकि आदतें इसमें क्या है ना, ज़्यादा बारिश की वजह से जो है 3-4 दिन में हो रही जो अब वो लगातार हो गई है, जिस वजह से बाढ़ यहाँ पर आ गई। और दूसरा कारण ये है कि जब नदियों में जो है इतना ज़्यादा मात्रा में पानी आया तो पहाड़ों में इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पहाड़ हैं वो कहीं न कहीं उसकी मिट्टी कटी। हाँ, तो क्या हुआ कि पत्थर जो है नदी में गिरते गए और गिरते गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो एक प्रकार की गाद बन गई। जो नदियों में पानी बह रहा है, उस पानी के साथ में कहीं न कहीं मिट्टी भी पहाड़ों की कट के आ गई और वो एक गाद का काम करती है। मतलब जहाँ भी नदियों में के साथ मिल के जाती है, तो वो नदी के स्तर को क्या है ना और बढ़ा देती है। जहाँ पर भी मिट्टी जम जाती है, तो वहाँ का पानी जो है वो और भी ज़्यादा जो है फैलता है और ऊपर की ओर उठ जाता है। क्योंकि क्या है ना, नदी की जो क्षमता होती है पानी समाने की, वो कहीं न कहीं कम हो जाती है, जिस वजह से
वहाँ का पानी क्या है और ज़्यादा ऊपरी तल में आ जाता है और जब ऊपरी तल में आता है तो जब ब पानी का बहाव ज़्यादा लगातार होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो भारी मात्रा में पानी का बहाव होने के कारण से वो क्या है ना, फैल जाता है। जिस वजह से ये भी मैं देख रहा हूँ कि कहीं-कहीं पर तो ये आंकड़ा लगभग-लगभग 30 से 11-12 किलोमीटर का रेंज तक भी पहुँच जाता है। मतलब कितनी चौड़ी नदी हो जाती है ब्रह्मपुत्र की। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ एक नदी नहीं है, ये एक नदी है लेकिन इसकी बहुत सी ऐसी सहायक नदियाँ हैं, जो लगातार इसको और भी ज़्यादा मतलब कि बढ़ावा दे रही हैं। जो वो अपने यहाँ का पानी है वो भी इस नदी में छोड़ दे रहे हैं। तो जिस वजह से क्या है ना, ये ब्रह्मपुत्र ना ज़रूरत से ज़्यादा जब पानी इसमें आ जाता है, तो इसका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका फ्लो बढ़ने का कारण एक ये भी है कि मट्टी जो है वो कहीं न कहीं इसके तल में जम जाती है, जिस वजह से वो फैलती है और जब फैलती है तो वो अपने रास्ते बदलती रहती है। जब अपने रास्ते बदलती है तो जहाँ से उसको जाना होता है वहाँ से ना जाकर के वो उस जगह से भी जा चली जाती है कई बार कि जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, जहाँ पर लोगों का निवास होता है। यही इसका मेन मुख्य कारण है और इसके साथ मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले चलता हूँ। 1950 में जब एक क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। उस भूकंप ने ब्रह्मपुत्र की नदी का रास्ता ही बदल दिया था। पानी का बहाव उस वजह से क्या हुआ था, बदल गया था। तब ये समस्या और बढ़ गई। इसी का वजह से क्या है ना कि ये जो समस्या है लगातार उस टाइम से चली आ रही है। क्योंकि यहाँ जो मानसून बन रहा है वो कहीं न कहीं तिब्बत से होता हुआ और चारों तरफ से सॉरी दोनों तरफ से क्या है ना कहीं न कहीं पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो जिस वजह से इसमें क्या हो रहा है कि जो तिब्बत से होती हुई नदी आ रही है, वो उसके साथ में और 3-4 नदियाँ हैं जो मिल जाती हैं, वहाँ से आते-आते। तो ये उसका ही परिणाम है, जो लगातार जो है इस बाढ़ को बनाए हुए है और असम में पहाड़ों पहाड़ों असम जो है ना पहाड़ों के नीचे आता है। दोनों तरफ से क्योंकि पहाड़ है और जब पहाड़ों के नीचे आता है तो पहाड़ों से जब पानी तेज़ी से नीचे गिरता है क्योंकि जब ऊँचाई से कोई चीज़ नीचे की ओर आएगी तो उसका फ्लो वैसे भी जो है सामान्य स्थिति से काफ़ी तेज़ हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि जो वहाँ पे पानी है, जो वहाँ पे बाढ़ है वो और भी ज़्यादा मात्रा में आती है। और उसकी एक वजह ये भी है कि मैदानी इलाकों में आकर बाढ़ बहुत भयंकर हो जाती है। जब ऊपर से कोई पानी लगातार फ़ोर्स में आता है, बहुत ज़्यादा फ़ोर्स में, तो जब वो मैदान में आता है तो पूरी तरह से वो फैल जाता है और जब वो फैलता है तो वो कहीं न कहीं विनाश का कारण बन जाता है। तो इसी वजह से ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो दुनिया की बड़ी नदियों में से एक है और यही एक इसका कारण है। जब ये उफान पर आती है तो इसके किनारे कम पड़ जाते हैं और पानी हर जगह फैल जाता है। क्योंकि ये बहुत ऊपर से बहती हुई आती है तो इसका क्या है डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होता है। नदियों का वैसे भी डायरेक्शन कोई फिक्स होता तो नहीं है। वो जहाँ भी जिस भी मात्रा में पानी जाता है वहीं से अपना रास्ता बनाता चला जाता है। तो इसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? ये तो प्राकृतिक कारण हो गया जितना भी बताया कि नदी में उफान आता है और पहाड़ी इलाका है तो जिस वज़ह से यहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आती है। और 1950 में जब यहाँ पे भूकंप आया था जिस वज़ह से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बदलाव हो गए थे तो उस वज़ह से और भी ज़्यादा भूकंप के कारण से बारिश में यहाँ पर जो है बाढ़ आती है। और मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो पहाड़ों में जो मिट्टी कटती है पानी की वज़ह से तो वो मिट्टी कहीं न कहीं तल में जम जाती है। जिस वज़ह से पानी का जो बहाव है और ऊपर से होने लगता है। और ये नदी पूरी तरह से किनारों से बाहर निकल जाती है, जिस वजह से यहाँ पर क्या है ना कि ये बाढ़ और भी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा और भी मैंने बताया कि जहाँ पर जो है मानसून इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा मानसून होने की वजह से क्या हो गया ना कि बाढ़ जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ी मात्रा में आ गई। मतलब ज़्यादा ही मात्रा में हो गई बारिश यहाँ पर। और दूसरी बात जो है ये पहला कारण था। अब दूसरा कारण समझ लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम इंसानों ने इज़ाद किए हुए हैं अपने इन कारणों को। क्यों? क्योंकि ये मानव जातीय कारण है। ये जो दूसरा मैं कारण बता रहा हूँ ये मानव जाति कारण है क्योंकि हमारी अपनी ही गलती है, जो लगभग इस बाढ़ के लिए ज़िम्मेदार है। ठीक है? तो अब बात करते हैं उन कारणों की जो हम इंसानों के वजह से होते हैं। ठीक है? क्योंकि पहला प्राकृतिक कारण तो हो गया वो मैंने बताया कि क्या-क्या होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कारण की जो मानव जातीय है। ठीक है? जो मानव जातीय कारण होते हैं वो क्या हैं? क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे काबू में है और हम इसी को जो है काबू में नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि पहला, हम हर साल देखते हैं, हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए देखते हैं कि सबसे पहले कहीं भी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेड़ों की कटाई करते हैं। यानी जो हमारे खुद के जंगल हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमें इस बाढ़ से बचाने का काम करते हैं और
इस तरह के जो जंगल हैं, उन सारे जंगलों का क्या करते हैं हम लोग अपने ज़रूरतों के लिए, हम अपने प्रोजेक्टों के लिए, हम अपने फ़ायदों के लिए उनको काट देते हैं। अभी आपने देखा ही होगा, आरावली हिल्स जो है उनको भी नुकसान पहुँचा गया। वनतारा वन है जो उसको में भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हुई और अभी अ, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी जाकर देखिएगा, केन-बेतवा लिंक में जो मध्य प्रदेश का जो फ़ॉरेस्ट है वो भी इसी मानव जाति के कारण है बन रहा है आगे चल कर के, वहाँ पर भी ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी बाद में। तो ये भी एक कारण है, जो समझते जंगल कटाई सबसे प्रमुख कारण है क्योंकि अगर जंगल काटते हैं तो पेड़ों में से जो मिट्टी लगी होती है, वो मिट्टी कहीं न कहीं जो है क्या होती है आज़ाद हो जाती है। जब मिट्टी में जब कोई जोड़ नहीं हो जा रहते हैं पेड़ों से, तो वो क्या है खाली मैदान का रूप हो जाता है। जब खाली मैदान हो जाता है तो पानी जब आता है तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है और यही कारण है इस बाढ़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और दूसरा ये है कि जो वहाँ पर घर बना रहे हैं लोग हैं, जो बाढ़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर लोग घर जाके बना रहे हैं। सरकार भी उनको नहीं रोकती है क्योंकि पानी का जो निकासी है वो उसका रास्ता बंद कर देते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं घर बना लेते हैं। तो जब ऐसे इलाकों में या ऐसे मैदानों में जब वहाँ के स्थानीय लोग घर बनाएँगे, तो ये जो बाढ़ है जिसका जो रास्ता है वो कहीं न कहीं डाइवर्ट होगा और जब ये डाइवर्ट होगा रास्ता तो कहीं न कहीं और भी ज़्यादा जो है विस्तार से आएगा। तो इसका क्या है कि समस्या इस वजह से और भी बढ़ रही है। मतलब कि ये बेतरतीब जो शहरीकरण है, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और इसके साथ-साथ जो नालियाँ हैं, उनको भी बंद कर दें। शहरों में क्या नालियों में लगातार क्या कूड़ा बना रहता है। लोग क्या है अपने घरों का कूड़ा जो है बाहर कर देते हैं और वो जो कूड़ा बाहर करते हैं, वो ही धीरे-धीरे क्या हमारी नालियों में इकट्ठा होता रहता है। तो उससे से क्या होता है कि तटबंधों में नदी के तल पर गाद जमा हो जाती है। वो धीरे-धीरे जो कचरा है वो कहीं न कहीं गाद का रूप ले लेती है और वो पानी को निकलने नहीं देता है, जिससे पानी का रास्ता बंद हो जाता है और फिर बाढ़ में सब डूबने लगता है इस वजह से। ठीक है, तो ये नालियों में भी थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि नाली जब पानी लगातार नहीं उस पे बहता है, तो वो ही नालियाँ तो जाकर के नदियों में मिलती हैं। एक टाइम के बाद जब नालियों में लगातार इस तरह की गाद जमा होगी और नालियों में जब तक इस तरह के कूड़े-करकट लोग डालते रहेंगे, अपने घर का सामान उसमें डालेंगे तो कहीं न कहीं उन पे भी आएगा, तो जिससे क्या है कि जल निकासी है वो कहीं न कहीं प्रभावित होगी और वो जब उसको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलेगा जाने का बाहर, तो वो कहीं न कहीं इकट्ठा हो जाती है गाद के रूप में उसको जहाँ पे कचरा है। तो इस वजह से क्या होता है पानी नहीं निकल पाता और जब पानी निकल नहीं पाता तो उसका तल ऊपर हो जाता है और जब लगातार इस तरह की बारिश होती है तो वो भी एक कारण होता है जहाँ से पानी लगातार नहीं निकलने पाता है तो वही वो फैलता चला जाता है और इस तरह की बाढ़ का कारण बन जाता है। धीरे-धीरे ही सही ये छोटा प्रोसेस होता है लेकिन ये भी कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ये नज़रअंदाज करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, कि इसको नज़रअंदाज किया जाए। ठीक है? सरकार ने इनके बचाव के लिए जो है तटबंध बनाए हैं। आपने देखा होगा कि तटबंध मैं आपको बता दूँ क्या होते हैं। जो तटबंध होता क्या है जब बारिश होती है तो जो नदियों पर गाद जम जाती है। नदियों में नदी के तल पर जो गाद जम जाती है और जब ये तटबंध टूटते हैं, तो ये खुद बाढ़ का कारण बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कहीं नया नहर निर्माण होता है या नदी का जो किनारा बनाया जाता है, वहाँ पर मिट्टी या जो है और भी सारी अन्य चीज़ें मिला कर के बगल-बगल में उसको रख देते हैं बोरियों में भर कर के और उसमें एक जाल बाँध देते हैं जिससे कि क्या होता है कि जो पानी का बहाव होता है वो एक रास्ते पे चले और मिट्टी को ना काटे, इस वजह से वो जो है तटबंध बनाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये टेम्परेरी काम होते हैं, तो ये ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। जिस वजह से क्या होता है जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है तो ये जो किनारे होते हैं, ये किनारे खुद म खुद अपने आप बह जाते हैं उस बहाव की वजह से और ये भी कहीं न कहीं उसी गाद का काम करते हैं आगे चल के क्योंकि ये यहाँ पर जो मिट्टी इकट्ठा करके बोरियों में लगाते हैं, जो जंजीरों में जो लगा के बाँध करके उनको लगाते हैं, वो भी कहीं न कहीं इस पानी के बहाव में कट जाता है और जब वो कट जाता है तो वो भी गाद के रूप में वहाँ पर जम जाता है। और इसके अलावा जो है ये है इसके अलावा क्या होता है कि जो ऊपर के बाँध बने हैं, पानी में जो बाँधों से जो पानी है वो कहीं न कहीं सही टाइम पर नहीं छोड़ा जाता है और जब सही टाइम पर पानी नहीं छोड़ा जाता है, तो इन बाँधों में अचानक पानी जो है ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं
जो बाँध होता है उसमें प्रेशर बनता है और जब उसमें प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है तो इससे से क्या होता है उसकी एक तो बाँध की लाइफ भी कमज़ोर हो जाती है और उसकी क्षमता जो है वो भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। जिस वज़ह से जब वो बाँधों से पानी छोड़ा जाता है तो अचानक पानी छोड़े जाने की वज़ह से तो नीचे इलाकों में क्या है जो कृत्रिम बाढ़ आ जाती है कभी-कभार। यानी जो बाँध रोकने के लिए बने हैं, वही कहीं कभी-कभार क्या होता है कि बाढ़ लाने का भी कारण हो जाते हैं। क्यों? पहले तो उनको जो है सही समय पर खोला नहीं जाता है और जब ज़्यादा इकट्ठा पानी हो जाता है, जैसे हर साल यहाँ पर असम में होता है कि जो बाँध बने हुए हैं, उन बाँधों को सही तरीके से जो है उपयोग नहीं किया जाता है, जहाँ उनका रख-रखाव होता है, ना ही उनकी ज़्यादा अच्छी तरीके से देखभाल हो रही है। तो इससे क्या होता है जब वहाँ पे लगातार पानी बढ़ जाता है और उन नदियों की सफाई नहीं होती है, वहाँ पे गाद जमी रह जाती है, तो वो बाँध के ऊपर से ही उसका पानी आने लगता है कभी-कभार। और जब बाँध भी कभी-कभार छोड़े जाते हैं इस स्थिति में, तो वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में पानी आ जाता है और उससे और भी अधिक बाढ़ आने की संभावना जो है बढ़ जाती है और यही यहाँ पर कारण भी नज़र आता है कि इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे अब सबसे इमोशनल और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं क्योंकि यहाँ पर हर बार जब बाढ़ आती है तो सरकार में बहुत से वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से वादे बहुत सारे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे लेकिन देखा जाता है कि यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और सरकार क्या करती है कि जब बाढ़ आती है तो फिर राहत सामग्री के तौर पर क्या भेजती है, खाना भेजती है, पानी भेजती है और दवा भेजती है और उनको रखने के लिए शिविर लगाने का काम करती है, जो कि ठीक भी है। ऐसी स्थिति में ये हर सरकार करती है और हर व्यक्ति को करना भी चाहिए। लेकिन सरकार कहती है हम तुरंत राहत पहुँचाएँगे, लोगों को बचाएँगे, उनके लिए खाने-पीने का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन हकीकत ये काम सरकार करती है, शिविर लग जाते हैं, खाना मिल जाता है, बचाव कार्य होता है, मान लीजिए। लेकिन इस बात के लिए सरकार को 10 में से कितने नंबर आपको देना चाहेंगे बताइए? क्योंकि ये वादे जो हैं इस सरकार की तरफ से ही होते हैं। तो ये जो पहला तुरंत राहत देने वाला जो काम है, ये इसकी बात में आप कितने नंबर देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? आप बताइए। ये हकीकत है, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ। घर का कचरा नाली में फेंकते हैं, बिल्कुल वही बताया मैंने आपको, घर का कचरा आप नाली में फेंकते हैं। और मैं यहाँ पर अब तीसरे पॉइंट में आ रहा हूँ, जो इसका कारण है। कहीं न कहीं हमारी सरकारें भी हैं। क्यों? क्योंकि सरकार हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो हमसे वादा करती है। असम की जो है जनता से एक वादा करती है कि हम इसको बाढ़ मुक्त प्रदेश बना देंगे। लेकिन आज आप देखिए कि हर साल वहाँ पर बाढ़ आ रही है और बाढ़ जब आती है तो उसके बाद सरकार का क्या रवैया रहता है? सरकार वहाँ पर राहत सामग्री के रूप में खाने-पीने की ज़रूरत की सेवाएँ की चीज़ें सामग्री वहाँ पर भेजती है। जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन उनके वादों पे ये छुपाया नहीं जा सकता कि उन्होंने जो वादे किए थे उनकी आड़ में ये सब किया जा सके। ये हर कोई करता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना रहे। और दूसरी बात जब ये ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे अभी मैंने बताया कि लगभग 90 लोग जो है अपनी जान गँवा बैठे हैं इस असम की बाढ़ में। तो अब सरकार वहाँ पर क्या करेगी आगे चल के? जितने लोग इस बाढ़ से अपनी जान गँवा बैठे हैं, उनके परिवारों को कुछ मुआवज़ा दे देगी और ये मुआवज़ा भी ज़रूरी नहीं है कि सबको मिल जाए। किसी-किसी को मिल भी सकता है, किसी को नहीं मिल सकता है क्योंकि ये पॉलिसी है। जो सामने आता है उसको मिल जाता है, जिसको नहीं आता उसको नहीं मिल पाता है। और यह आंकड़ा लगातार कहीं न कहीं छुपाया जाता है क्योंकि हर सरकार को कहीं न कहीं डर होता है कि हमारे इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति ना बने कि हमारी छवि खराब हो। और ये वही विषय है जहाँ पर छवि खराब होती है सरकार की और यहाँ पर भी खराब हुई है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा काम सरकार क्या करती है कि अपने वादों के बदले पर मुआवज़ा देने का काम करती है। लेकिन ये पैसा देर से आता है और बहुत कम आता है। ये ऐसा नहीं कि उसकी जान के बदले की बहुत बड़ी कीमत मिल जाती है या उनके परिवारों को बहुत बड़ी भयंकर राहत मिल जाती है, ऐसा नहीं है। जब एक किसान की पूरी फसल चली जाती है, तो उसे 2-4 हज़ार रुपए मिलते हैं, तो उसके नुकसान के आगे कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर तो लोगों की जान जा रही है और जब जान के बदले 5-10 लाख मिल भी गए, तो उसकी क्या ही कीमत है। और यहाँ पर अगले बात करते हैं, सरकार कहती है हम ऐसे पक्के बाँध बनाएँगे जो टूटेंगे ही नहीं। ये सरकार के वादे हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सरकार ही वादे करती है कि वही कहती है कि हम पक्के तटबंध बनाएँगे जो टूटेंगे ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है, ये वादा सालों से हो रहा है। ये जो वादा है ये कोई नई बात नहीं है, ये वादा हर साल होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बाँध नहीं बनाते, बाँध बनाते हैं।
लेकिन रख-रखाव नहीं होता है। एक बार जो सामग्री लगा के वो बाँध बन जाते हैं, उनकी दोबारा कभी देखते भी नहीं जब तक वो टूट नहीं जाते अपने आप से, कि उनकी मरम्मत की जा सके हर साल, जब बाढ़ हर साल आती है तो उनकी मरम्मत भी हर साल हो सके और उनको जो है समय-समय पर उनकी मरम्मत होने का काम भी सरकार का ही काम होता है कराने का, वो नहीं कर पाती है। जिस वजह से होता क्या है कि जब पानी का दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो ये बाँध टूट जाते हैं और जब और और भी बाढ़ जो बाँध के कारण आती है, वो ज़्यादा ही आती है। क्योंकि बाँध में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है और जब बाँध में जब पानी बहुत इकट्ठा होता है, तो जब वो बाँध टूटता है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा ही मात्रा में जो है बाढ़ आने का खतरा रहता है और यही अक्सर होता है। दोस्तों, तटबंध से बचाने के लिए तटबंध बाढ़ से बचाने के लिए बने होते हैं, लेकिन आज यही बाढ़ ला रहे हैं और यही हकीकत है। आप जाकर देखिए, वहाँ पर जो बाँध है, वो भी कहीं न कहीं ध्वस्त होते नज़र आ रहे हैं। यही इन सब चीज़ों का संकट का कारण है। और दूसरी और भी सरकार क्या वादे करती है? सरकार की बात है बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा तीसरा पॉइंट शायद चौथा पॉइंट होगा, कुछ भी याद नहीं मेरे को। लेकिन मैं यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ कि किस-किस कारण की वजह से यहाँ पर जो है बाढ़ आती है और कौन-कौन से लोग हैं, कौन-कौन से जो है लोग जो है इसको जो है हर बार बयानबाज़ी करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। सरकार ये भी कहती है कि हम जंगल बचाएँगे, शहरों की योजना बनाएँगे, लेकिन हकीकत क्या है? सरकार कहती है, हम जंगल कटाई रोकेंगे और शहरों को ठीक से बचाएँगे। लेकिन हकीकत में क्या होता है? असल में आज तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। आप देख लीजिए आकर के जंगल बराबर उसे कट रहे हैं। जो शहर हैं बेहतरतीब बस रहे हैं मतलब जहाँ पर जिसका मन करता है वहाँ पर वो घर बना लेते हैं और नालियों की सफाई नहीं होती है। इसलिए हर साल एक कहानी हर बार दोहराई जाती है और ये असम की कोई नई बात नहीं है। ये असम में हर साल होने वाली समस्या है, जो हर साल होती ही होती है। तो करती है ये सरकार नथिंग कुछ नहीं करती है। हाँ, कुछ नहीं करती है ये सरकार। अरे ये ही नहीं 1950 से लगातार वहाँ पर हर साल बाढ़ आई है। आप डाटा उठाकर देखिए आपको पता चलेगा कि हर साल बाढ़ आती है। तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, किसी ने भी सही तरीके से वहाँ के लिए एक कोई परमानेंट ऑप्शन नहीं बनाया। अब इसी को लेकर के मैं एक आपको एक और नया टॉपिक बता रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमारा जापान है, जहाँ जापान वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हर साल अर्थक्वेक आता है। वहाँ पर इतने भयंकर जो है भूकंप आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारे देश से आज आगे हैं। तो उन और उस ऐसा नहीं कि वो भूकंप बहुत कम मात्रा वाले तीव्रता के आते हैं, वो बहुत भयंकर तीव्रता वाले आते हैं। मतलब ऐसे कि हर साल बहुत भयंकर नुकसान होने की संभावना होती है। लेकिन जापान ने क्या किया है, शुरुआत में उनको ये सब जो है झेलना पड़ता था। लेकिन अभी क्या कर रही है कि उन्होंने इस चीज़ को परमानेंटली फिक्स कर दिया है, इसका इलाज कर दिया है। तो इससे क्या होता है बहुत कम नुकसान होने के चांसेस होते हैं। उन लोगों ने अपने जो है स्टडी में ऐसा ल लाया है, अपने प्रोजेक्ट में ऐसा सुधार किया है कि वहाँ पर जब भी अर्थक्वेक आता है तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और वहाँ पर लोगों को आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की। तो और ये अब जितने भी भयंकर तीव्रता वाले वहाँ पर तूफ़ान आते हैं, जो भूकंप आते हैं, वो अब उनके लिए भी नॉर्मल लगता है क्योंकि उन लोगों ने ऐसी तैयारी कर रखी है। और आप दूसरी तरफ देखिए, हमारे यहाँ हर साल असम में बाढ़ आती है। हर साल तस्वीरें सामने नज़र आती हैं, कुछ न कुछ नुकसान होता है। हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, कई सारे लोग मारे जाते हैं, कई सारे लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ की सरकार सिर्फ़ वादे ही करती है हर साल जाकर के, फर्जी वादे कर लेगी, लोगों को जो है और वहाँ की जनता को भी ये इस बात समझ में नहीं आती है कि ये दबाव डाले। शर्मा करके कुछ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने असम के लिए ये जो है परमानेंट सुधार लेकर आएँ, परमानेंट इलाज लेकर आएँ कि बाढ़ जो आती है वो उसको फ़िक्स किया जाए। भाई हर चीज़ का इलाज होता है, अगर सही तरीके से उसको किया जाए तब। तो हर साल जब अगर ये बाढ़ आती है, तो क्या सिर्फ़ साइड बना देने से, नदियों के किनारे बना देने से और बाँध बनाने से और खाली राहत सामग्री पहुँचा देने से और मुआवज़ा दे दे देने से बस खाली काम चल जाता है क्या सरकार का?
या सिर्फ़ ये वादे वोट पाने के लिए करती है गवर्नमेंट? बताइए। तो यहाँ पर लोगों को भी समझना होगा कि हमको जो है क्या करना चाहिए इसके समाधान के लिए? मैं आपको यहाँ पर सिर्फ़ समस्या ही नहीं बताऊँगा, मैं यहाँ पर आपको समाधान भी बताऊँगा। क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि इसके पीछे के कारण क्या है और सरकार इस पर क्या कहती है। सरकार का क्या काम हो जाता है यहाँ पर? सरकार का काम होता है कि हर अपने देशवासियों को सुरक्षित रखना, हर तरह की समस्याओं से उसको बचाना। लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है, यहाँ पर सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, हर साल जब भी कोई जो है नया पॉलिटिकल लीडर वहाँ पर पहुँचता है या कोई नया जो है सरकार आती है या नया कोई लीडर वहाँ पर जो है भाषण देने के लिए पहुँचता है, तो वो ही एक ही वादा करते हैं। जैसे आपने उनका अमित शाह है, गृह मंत्री हैं जो, उनका एक बयान सुना होगा कि जब 2021 में चुनाव थे वहाँ पर, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि हम इस असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। अब कितने लोग हैं कमेंट में बताएँ उनको लगता है कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है, ठीक है? लेकिन आज तक वहाँ पर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, चाहे वो कहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अब वहाँ पर बीजेपी की सरकार हो या कोई अन्य पार्टी की रही हो। वहाँ असम में हर साल ये बाढ़ आती है और मुझे लगता है आने वाले समय में भी आती ही रहेगी क्योंकि फिर से चुनाव आ जाएँगे, फिर से नए वादे वही होंगे और फिर स वही काम होगा कि किनारों को बना दिया जाएगा, थोड़ा बहुत चमका दिया जाएगा और उसके बावजूद होल्डिंग बैनर में, साइटों में इनके नाम चमक जाएँगे कि हाँ, फलाने ने ये कर दिया, ढिकाने ने मंत्री ने ये कर दिया वहाँ पर के। और जब फिर अगली बार यही बाढ़ आएगी, तो फिर वहाँ पर राहत सामग्री के नाम पर खाना पहुँचा देंगे, दवाई पहुँचा देंगे और उनको रहने के लिए शिविर लगवा देंगे। और अगर कोई अपना जान गँवा देगा तो उसके परिवार वालों को कुछ मुआवज़ा दे देंगे। हर साल यही होता है, ये साल दर साल रिपीट ही हो रहा है। आप जाकर डाटा उठाइए, हर साल जब बाढ़ आती है तो क्या होता है और क्या नहीं होता है आपको क्लियर हो जाएगा। अगर लगता हो कि मैं झूठ बता रहा हूँ या अपने मन की बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर वही बता रहा हूँ जो फैक्चुअल सच है। मैंने देखा है कि हर साल जब भी बाढ़ आती है, आप असम का छोड़िए, कहीं भी बाढ़ अगर आती है, तो सरकार का सबसे पहले क्या होता है? सरकार वहाँ पे खाना पहुँचाती है, जितना उससे हो सकता है, वहाँ पे दवाइयाँ पहुँचाती है, शिविर वगैरह लगवाती है, पानी पीने का देती है और किसी की जान अगर चली जाती है, तो उसके परिवार वालों को मुआवज़ा के नाम पर कुछ पेमेंट देती है। यही हमेशा से होता चला है और आगे भी मुझे लगता है यही कंटिन्यू रहेगा, अगर वहाँ की जनता इन समाधानों पर काम नहीं करेगी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बात करते हैं कि आखिर समाधान क्या है इस चीज़ का? क्योंकि जितना सरकार का काम है, उतना ही हमारा भी काम है। अगर सरकार अपने वादों के तहत यहाँ पर काम नहीं करती है, तो उसकी वजह भी हम कहीं हैं, कहीं न कहीं हम ही हैं और हम जब हम ही कारण हैं, तो हमें समाधान भी खुद से निकालने होंगे। तो हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि हम वहाँ पर ये समाधान करें। पहला समाधान हम ये करेंगे कि सबसे पहले जब कोई भी प्रोजेक्ट लगाओ या कोई भी नई फैक्ट्री आए, तो उसको जंगल पे मत लगने दो। जो पेड़ हैं, वहाँ पर उनको पेड़ों के नुकसान ना होने पाए, ऐसी जगह पर उनको जो है प्रोजेक्ट लगाने की जो है परमिशन होनी चाहिए, जहाँ पर जंगल को ना काटा जा सके और जंगल में एक भी पेड़ ना काटे जा सकें। वैसी जगह पर फैक्ट्री लगाएँ। अगर नहीं लगाता है कोई फैक्ट्री वाला या सरकार वहाँ पर नहीं परमिशन देती है, तो सरकार के ऊपर दबाव बना कर के सरकार को झुकाने का काम करें वहाँ के लोकल लोग और अपने जंगल के लिए जो जंगल का जो क्षेत्रफल है, उसको बचाने का काम करें। क्योंकि जब तक जंगल नहीं होंगे इस क्षेत्र में, जब तक आप जो है बाढ़ को नहीं रोक सकते हैं। ये आप याद रखिए, क्योंकि पेड़ ही है जो मिट्टी को बाँध के रखते हैं और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी एकदम फ्री हो जाती है और जब फ्री कोई चीज़ होती है तो उसको कोई भी ले जा सकता है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप वहाँ पर कोशिश करिए कि जंगल हम बचाएँ। जितने भी असम में जंगल हैं उनको जो है बचाने का काम करें और जितना हो सके नदियों के किनारे जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, पोखर वगैरह वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ और एक नाम माँ के नाम पर बस मत लगाएँ। माँ के नाम पर तो सिर्फ़ एक छलावा है क्योंकि एक तरफ माँ के नाम पर हम पेड़ लगवाते हैं हमसे और दूसरी तरफ क्या होता है कि जंगलों को काट देते हैं। तो इस स्कीमों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। आप अपने स्तर से जितने पेड़ हो सकते हैं उतना पेड़ लगाइए। जितना हो सके आप अपने वहाँ पर लोकल लोगों को इकट्ठा करें और नदियों के किनारे जितना भी आपके आस-पास का एरिया है, नदियों के आस-पास का जितना भी आप कर सकते हैं, उस पर जो है क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ। यही एकमात्र तरीका है उस फ्लड को रोकने के लिए। जब तक आप इसको
नहीं करते हैं, फ्लड इसी तरह आते रहेंगे और अगर पेड़ नहीं होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा भयंकर तरीके से फ्लड आएँगे। उसको कम करना है तो कहीं न कहीं पेड़ लगाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए पहला समाधान आप ये करिए कि पेड़ लगाइए और दूसरा समाधान ये करिए कि जो वहाँ पे नदी-नाले हैं, उन पर कचरा ना डालें। क्योंकि आजकल का ये ट्रेंड बन चुका है कि हम पूजा-पाठ करते हैं घरों पे, लेकिन उसका कचरा ले जाके नदियों में डाल देते हैं। उसका ठीक है और अपने घर का कचरा कहीं न कहीं नालियों में डाल देते हैं। क्योंकि हमें अपने घर की सफाई से मतलब है। हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं, हमारे नाले गंदे हो रहे हैं, हमारी नालियाँ गंदी हो रही हैं घरों की, उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो बिल्कुल भी ये भी ना करें, ये हर किसी के लिए है। जहाँ बाढ़ आती हो वहाँ भी, नहीं आती तो वहाँ भी। ये तो हर किसी के लिए लागू होता है कि अपने घरों की नालियों को साफ रखें, अपने घरों के नालों के आस-पास को भी साफ रखें और नदियों को हो सके तो वहाँ पर किसी भी तरह का कचरा ना डालें और फूल वगैरह फूल की जो जो पूजन सामग्री है उसको बिल्कुल भी आस्था से जोड़ के नदियों पे ना डालें क्योंकि इससे आस्था के चक्कर में नदियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं। इसका कोई दूसरा उपाय निकालें, आप अपनी आस्था को बनाए रखिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नदियों को गंदा ना करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा और इसके साथ आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि नदियाँ जब गंदी होती हैं, तो वही जाकर के गाद का काम करती हैं। जब मिट्टी कटती है, तो इसी वजह से क्या है पानी का बहाव प्रभावित होता है और जिस वजह से नदियों का विस्थापन हो जाता है और वो इधर-उधर अपने रास्ते बनाते रहती है। तो इससे बचना है तो पहले तो पेड़ लगाइए और अपने आस-पास के नदी-नालियों को साफ रखिए। और इसके अलावा जो तीसरा समाधान मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो बाढ़ के मैदान में मत बसो। जो लोग बहुत शौकीन होते हैं, कहीं दूर जाकर के जंगल के एरिया में बसने का या खुले मैदान में बसने का जो प्रयास करते हैं, वो इलाके वाले जो होते हैं, जो बाढ़ वाले इलाके, उन पर बिल्कुल भी बस्तियाँ ना बनाएँ। वहाँ से भी बस्तियाँ बिल्कुल हटा दें, जहाँ आपको पता है कि असम में जो एक पहाड़ी क्षेत्र है और अगर आप उस पहाड़ी क्षेत्र के जस्ट नीचे अपना निवास बनाएँगे, तो कहीं न कहीं जब भी बारिश होगी और जब भी बाढ़ आएगी तो वो क्या होगा कि आपके घर को जो है बर्बाद कर देगी और आपकी ज़िंदगी भी इधर का उधर तहस-नहस कर देगी। तो इसलिए प्रयास ये करें कि वैसे इलाकों में बस्ती बसाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। इसलिए आप इन समाधानों पर काम करिए और जितना हो सके तो मेरे पहले वाले समाधानों पे ज़्यादा फ़ोकस रखें क्योंकि पेड़ एक ऐसी जो है वस्तु है, ऐसा एक समाधान है जो हमको हर तरह से सुरक्षित रखता है। ठीक है, ना सिर्फ़ बाढ़ से लेकिन हर तरह से सुरक्षित रखता है। पहली बात हमको वो बढ़िया ऑक्सीजन भी देता है और जो गर्म हवाएँ हैं उनको भी आने से रोकता है और बढ़िया वातावरण बनाए रखता है और ये इस तरह के जो फ्लड्स आने का खतरा होता है, उनको भी बिल्कुल कम कर देता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हम पेड़ लगाएँगे, तो जो मिट्टी कट के आती है पानी के साथ में, वो नहीं मिट्टी कटेगी। तो पानी से ज़्यादा उतना ख़ास नुकसान नहीं होने वाला। पानी का नुकसान नहीं होगा जब आप नदी-नालों को साफ़ रखेंगे, पानी निकलने का सही निकासी बनाएँगे और जो बाँध हैं, उनकी मरम्मत हर साल टाइम-टाइम पर करने का काम जो है गवर्नमेंट को होना चाहिए। गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि उन जो है बाँधों का रख-रखाव रखें और जहाँ पर आवश्यकता है रियल में, उसका जो है वहाँ पर नया बाँध बनाने का काम करे गवर्नमेंट। और दूसरी बात कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी तरह के जो है ख़ास जो है कमेटी का निर्माण किया जाए। जो भी कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी को साफ निर्देश दिए जाएँ कि जहाँ पर भी जो भी कंपनी जिसके अंडर में भी जो भी ये प्रोजेक्ट आते हैं, उस कंपनी में साफ-साफ बोला जाए कि अगर आपका ये प्रोजेक्ट है, उसको एक टाइम पीरियड दीजिए कि अगर आपका 10 साल में या 20 साल के अंदर आपका ये कंस्ट्रक्शन खराब होता है या वो उस चीज़ को नहीं रोक पाता है, तो आपका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। आपको इतने साल की सज़ा होगी, आपको इतना मुआवज़ा देना पड़ जाएगा क्योंकि किसी की जान जाए, उससे अच्छा है कि जो कंपनियों को आप टेंडर देते हैं जिसके तहत उन लोग अपनी जेबें भरते हैं, तो उन पर भी तो कोई दबाव होना चाहिए। अभी क्या होता है कि अब इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं मानता अपने आप को। लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार की और हमारी खुद की गलती है, क्योंकि हमने पेड़ों को कटने दिया और इन सरकार ने पेड़ काटने के लिए परमिशन दी। तो हम दोनों की गलती है। आगे ये गलती ना दोहराई जाए इसलिए हमको ये काम करने चाहिए। तो असम के साथ हम बिल्कुल संवेदन रखते हैं। हम जो है उनके साथ संवेदना रखते हैं लेकिन उनको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने गलती क्या की है। पहले तो आपने पेड़ कटने दिए, दूसरी बात ऐसे
लोगों को बैठा के रखा हुआ है जो सिर्फ़ वादे कर रहे हैं और काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनका तो साफ कहना है कि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और इन पर किसी का कोई बस नहीं है। हाँ, बिल्कुल मानता हूँ मैं कि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इस पर किसी का वो कोई बस नहीं होता है। लेकिन प्राकृतिक चीज़ ने वहाँ क्या बोलते हैं, जापान में भी वही भूकंप है। भूकंप भी एक प्राकृतिक ही है, जो आता है हर साल। वहाँ पर जब वो लोग फिक्स कर सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को, तो क्या भारत में ऐसी प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया जा सकता है? आप कमेंट में बताइए। क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? क्या हमारे यहाँ बस सिर्फ़ बाढ़ आती है और किसी को बाढ़ नहीं आती है? आप जाकर के डाटा देखिए दूसरी कंट्री में जहाँ पर बाढ़ आती है, इसी के से रिलेटेड है बिहार अपना, बिहार पे ले लीजिए, हर साल वहाँ पे भी बाढ़ आती है, वहाँ पर भी ऐसे ही वादे होते हैं। हर बार यही जब भी कोई गवर्नमेंट नहीं बनती है, वहाँ पर सबको यही वादे लेकर जाती है कि हम तो ये कर देंगे, वहाँ पर ये रोक देंगे, लेकिन सेम सिचुएशन जो असम में है, वही सिचुएशन सेम यहाँ बिहार में भी है। यहाँ पर भी हर साल बाढ़ आती है और हर साल तबाही मचाती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। सब जगह आती है, सब जगह आती है, शाम जगह आती है, क्या लिखो भाई, दिस इज़ जस्ट ए ब्लाइंड फेथ, ये अंधविश्वास है बस। वही तो हम बता रहे हैं ना कि अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। इन चीज़ों को जो मैंने मुद्दे बताए हैं, इनको ठीक तरीके से समझें। अगर आपने इनको ही ठीक तरीके से समझ लिया ना, तो आप ऐसी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। ये समस्याएँ आपके लिए छोटी पड़ जाएँगी, अगर ऐसे समाधानों पर आप काम करते हैं। क्योंकि ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है और हाँ, बिल्कुल बात है, हमीरपुर में भी आती है, हर बार नुकसान कर जाती है। बिल्कुल, वही तो बता रहे हैं कि ये बाढ़ का सिलसिला हमेशा हर जगह पर आ रहा है। जब भी बारिश का मौसम आता है, तो बाढ़ वगैरह तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं और इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, बाढ़ कहीं की भी हो। इसको फिक्स करना ये सरकार का काम है और हमारे जैसे लोगों का काम है कि कंधे से कंधा मिला कर के सरकार को ये जो है वार्निंग दें कि आपको अगर हमारे यहाँ राज करना है, शासन करना है, तो आपको ये ठीक करके देना होगा। क्योंकि भारी भरकम बजट तो पास करा लेते हैं, लेकिन वो बजट कहाँ जाता कहाँ है, पता नहीं कहाँ जाता है। हर साल बजट निकलता है बाढ़ के राहत के लिए, पर वो जो राहत सामग्री होती है, जो राहत सामग्री का जो बजट होता है, वो किसकी जेब में जाता है, ये किसी को क्लियर नहीं होता है। बोलते तो हैं, बड़े-बड़े वादे भी कर लेते हैं कि हाँ, हमने तो यहाँ पर ये लगा दिया, हमने वहाँ की सेवा कर दी। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जब भी बारिश होती है, तो सारी पोल पट्टी खुल जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है, इस पर दबाव बनाइए। हाँ, तो ऐसी तबाही बिल्कुल भी नहीं होने पाएगी अगर आप बिल्कुल दबाव बना के रखते हैं तो और ऐसे लोगों को बैठालते हैं जो आपकी बात सुनें। तो इसलिए अब अगली बार से हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना है कि इसका उपयोग सही जगह पर करना है। आने वाले चुनाव में इसका उपयोग सही जगह पर करना है और उसी को अपना हक देना है, जो हमारे हक के लिए खड़ा हो, हमारे हक के लिए लड़ाई लड़े और जो हमारे हकों की बात करता है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। उसके लिए ये हक हमारा यूज़ होना चाहिए, ना कि उसके लिए जो सिर्फ़ बातें करता है और हवा-हवाई बातें करता है, हवा-हवाई वादे करते हैं, जो हर बार की तरह के जुमले निकल जाते हैं। तो इनको बिल्कुल भी अब मौका नहीं देना चाहिए। बहुत सालों से मौका दिया जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है ना कि अब दूसरे किसी को मौका देने की बारी आ गई है, जो हमारे कामों को फ़िक्स करे। ऐसी समस्याएँ हर साल आती हैं और इस समस्या को फ़िक्स करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि वहाँ पर रणदीप हुड्डा और अलख पांडे और भी तमाम लोग मैं ज़्यादा नहीं जानता बाकी सभी लोगों के नाम, लेकिन मैंने जिनको जानता हूँ उनके नाम मैंने आपको बता दिए कि वहाँ पर जो है इनके द्वारा ग्राउंड लेवल में काम किया जा रहा है। ये लोग राहत सामग्री दे रहे हैं वहाँ पर जा के अपने पैसों से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं और इसी क्रम में एक आरसीबी की मालकिन है, वो भी इस बाढ़ सामग्री के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है और उन्होंने भी इसके लिए जो है कुछ न कुछ किया हुआ है। तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं हमारे यहाँ पर। हाँ, फिज़िक्स वाला अलख पांडे सर वो भी गए हुए हैं। वो भी वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं और वो तो लगातार वहाँ पर बने हुए हैं उन लोगों के साथ में। वहाँ पर हाल-चाल ले रहे हैं, उनको खाने-पीने की सामग्री पहुँचाने का काम कर जितना उनसे हो सकता है। अब कोई उनसे वहाँ पर जाकर के अंधभक्त ये वो पूछ रहा है कि आप तो यहाँ पर अपने कोर्स के बेचने के लिए आए हुए हैं। तो हाँ, वो कोर्स बेचे, कुछ भी बेचे वो सेवा तो कर रहे हैं ना जाकर के वहाँ पर। अगर आपको भी कुछ सामान अपना बेचना है जाकर आप भी सेवा करिए। आपको कोई रोक रहा है क्या?
तो यहाँ पर बिल्कुल भी अंधभक्तों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ पढ़े-लिखे लोगों की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मौका ना दें जो पढ़े-लिखे गँवार हैं, जो सिर्फ़ इधर का उधर करना जानते हैं। और ध्यान रखें कि असम में ये समस्या हर बार आती है। तो इसलिए जब भी ये समस्या आए उसके लिए उसके उससे पहले हमको रेडी रहना है। अब आगे रेडी रहना है इसके लिए ये समाधानों पर काम करना ज़रूरी है। ग्राउंड लेवल पर हमेशा काम करते रहिए और तभी जाकर के इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। क्योंकि जो लोगों का ये काम है, जिनको ये काम दिया गया है कि हमें सुरक्षा दें इन सब चीज़ों से, हमें इन चीज़ों से बचाए, वो लोग अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो लगभग 2021 से आज 2026 आ चुका है। अगर ठीक तरह से कर रहे होते तो अभी तक इसका सॉल्यूशन निकल आया होता। और दूसरी तरफ 70 साल कांग्रेस को इस पूरे इंडिया में राज करते हो गए। अगर वो चाहते तो ऐसे इलाकों में, ऐसे प्रदेशों में इसका ये सॉल्यूशन जो है फिक्स कर देते, लेकिन उन्होंने भी कभी भी ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों के ऊपर। तो इसीलिए अब आगे से ऐसी कोई समस्याएँ ना खड़ी हों, इसके लिए हम सबको मिल कर के इन सब चीज़ों को जो है रोकना है और असम के साथ हमको कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होना है, वहाँ के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल के रखना है। अगर वहाँ का कोई व्यक्ति आपके आस-पास दिखाई देता है तो उनकी आप हेल्प करिए, जितना हो सकता है आप लोग हेल्प करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो जो है ऑनलाइन पेमेंट इकट्ठा कर रहे हैं और अपने उन इकट्ठा किए हुए पैसों को उनके राहत के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है डेमोक्रेसी वाले भारत में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाईचारा बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की हेल्प हमारे लोग हमेशा से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसा ही करना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हर किसी को किसी न किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि उनकी समस्या है तो उन्हीं वही लोग जानें और फिर कहीं दूसरी जगह तो फिर उनकी समस्या तो वही लोग जानें, वही इलाके वाले जानें या वही प्रदेश वाले जानें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने देखा है कुछ लोगों के बयान ऐसे आ रहे हैं कि जिसकी जो समस्या है सिर्फ़ वही लोग आवाज़ उठाएँ, बाकी लोग बिल्कुल भी आवाज़ ना उठाएँ क्योंकि उनका उससे कोई भी लेना-देना नहीं है। अगर है तो प्रूफ़ दिखाएँ। ये चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे अंगों को काटा जाएगा तभी हम ध्यान देंगे। ये हमारे भारत की बात है, ये हमारे भारत के लोगों की बात है और ये हर बार होता है हमारे लोगों के साथ में। तो ये ना हो, इस बात का ख़्याल रखा जाना चाहिए और हमें असम के लोगों को हमें असम के लोगों को क्या है साथ देना चाहिए कि वो जो आज समस्या फ़ेस कर रहे हैं, वो आने वाले समय में समस्याओं को दूर कर सकें और आने वाले समय में इसी समस्या दोबारा ना उत्पन्न हो, इसके लिए हमें उनको तैयार करना है, ताकि वो अपने हकों के लिए वहाँ की मौजूदा सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ सकें और अगर वो सफल नहीं होते हैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करनी है। क्योंकि हमें अभी यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। हमें अभी मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम असम को कैसे सुरक्षित रखें, वहाँ के लोगों को कैसे सुरक्षित बचाया जा सके, ये हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए, बाकी सब बाद में। वही बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तो यही चल रहा है, जिसकी जो प्रॉब्लम है वही जाने, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत पूरा हमारा है और जब भारत हमारा है, तो भारत में कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी समस्या होगी, वो कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति की समस्या है। क्योंकि ये सरकार और ये प्रशासन हमारी ही सुरक्षा के लिए है, हमारी ही देख-रेख के लिए है, ना कि हमने इनको अपने हक-अधिकार से सिर्फ़ अपने लिए रूल करने के लिए नहीं तैयार किया हुआ है। हम इन पे रूल करेंगे इसलिए हमने इनको चुना है। हमारे ये काम करेंगे, हमारे हकों के लिए काम करेंगे, हमारे हित के लिए काम करेंगे, इसलिए हमने इनको चुन कर के बैठाला है गद्दी पे। अगर इनसे ये काम नहीं होता है तो फिर हम इनसे गद्दी छीन लेंगे। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए और जहाँ तक हो सके प्रयास करिए, जितना हो सके उतने अपने स्तर से यहाँ के लोगों के लिए जो हेल्प कर सकते हैं आप वो हेल्प करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने का प्रयास करिए। क्योंकि जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो आपको देख कर के मेरे हिसाब से 4-5 लोग तो कम से कम इंस्पायर होंगे, जो आपकी तरह भी और ज़्यादा काम करना चाहते हैं या चाहेंगे। कि जब ये कर सकता है उनकी हेल्प तो मैं तो कर ही सकता हूँ। और ये भावना जब हमारे सभी देशवासियों के मन में आएगी,
तब जाकर के हमारा जो भारत है, वो कहीं न कहीं विश्व गुरु कहलाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ़ मारो-काटो का गेम चल रहा है। कभी हिंदू-मुस्लिम कराया जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, एक-दूसरे को बस उलझा के रखने का काम कर रही है। तो जो इसके पीछे लोग हैं, उनसे बच के रहना है, फालतू के उनसे उलझना नहीं है, क्योंकि इनका काम सिर्फ़ यही है कि कि अजब-गजब तरीके से बस केवल हमें आपस में लड़ाया जा सके और हमें मेन मुद्दों से भटकाया जा सके। बस इस गवर्नमेंट का यही काम है। जो प्रशासन जो आज कठपुतली बना बैठा हुआ है, वो भी कहीं न कहीं इसी चीज़ का इशारा कर रहा है कि डेमोक्रेसी तो नाम की रह गई है, लेकिन उस पर डेमोक्रेसी नाम जैसा कुछ भी नहीं है। हम बोल पा रहे हैं थोड़ा बहुत, वो अलग बात है। लेकिन बोल पाना ही सिर्फ़ आज़ादी नहीं होती है। बोलने के साथ-साथ जब हमारे हकों को सुना जाएगा और उस पर अमल होगा, जब हमारे उस बोलने वाली चीज़ पे काम होगा, ग्राउंड रियलिटी जब उसकी बदलेगी, तब जाकर हम मानेंगे कि हाँ, ये सच में डेमोक्रेसी वाला देश है, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं कि आप ये गलत बोल रहे हैं। अगर बोलने की आज़ादी ना होती, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होता, तो आप इस तरह से बातचीत ना कर पाते। तो ये उन्हीं के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है जो अंधभक्त टाइप के हैं, जिनको अपने पापा के ऊपर बहुत भरोसा है, जो अपने पापा बनाए बैठे हुए हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि मैं ऐसा कोई पापा बनाए नहीं बैठा हूँ, इसलिए मुझे कहने में कोई भी हिचक नहीं है और ना ही कोई डर है, क्योंकि हमने इनको अपनी शक्ति दे कर के इनको गद्दी दी है और इसलिए दी है ताकि ये हमारी सेवा कर सके। इसलिए नहीं कि ये सिर्फ़ मलाई-मलाई खाएँ और हमको सारी समस्याएँ खुद ही देखना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसलिए सब चीज़ों को समझते हुए इस पर फ़ोकस करें और जो असम के साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए तैयार रहें। क्योंकि अभी शुरुआत है मानसून की, अब मानसून की जब शुरुआत में ही इस तरह की समस्याएँ खड़ी हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भयंकर स्थिति बनने वाली है। जिसके लिए हम सभी को तैयार रहना होगा, चाहे वो हमारा इलाका हो, चाहे किसी और का इलाका हो। हमारा पूरा भारत देश हमारा है। तो जहाँ भी कोई समस्या होती है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और इसी तरह डट करके उनके कंधे से कंधा मिला कर के हम उनका सपोर्ट करेंगे। हाँ, और हम उनको हेल्प भी करेंगे जितना हमसे हो सकता है। मैं और बाकी लोगों से भी यही अपील करूँगा, जितना आपसे हो सकता है उतना उनकी हेल्प करें। क्योंकि आज उनको सच में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हेल्प करने की। पर याद रखें कि सही प्लेटफ़ॉर्म में और सही व्यक्ति के हाथों पे अपनी हेल्प दें। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के आ जाए और आपसे बोले कि बस हेल्प करने के नाम पर आप कुछ भी उनको दे दें और वो ये सारी चीज़ें करें। ये भी बिल्कुल ध्यान देना है आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जो है हेल्प के नाम पर किसी को भी कुछ भी पकड़ा दो, ठीक है? तो दोस्तों आखिर में बात तो साफ़ है, प्राकृतिक काल तो कुदरत की मर्ज़ी है, लेकिन जो मानव जो कारण है हमारे काबू में है, उन मानव निर्मित कारणों को बिल्कुल भी आप दोहराएँ नहीं, उनको कम करें, उनको जितना हो सके अवॉइड करें और जब तक हम जंगल नहीं बचाएँगे, नालियाँ साफ़ नहीं करेंगे, सही तरह से शहर नहीं बसाएँगे, तब तक हर साल यही समस्या होगी। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि सरकार द्वारा राहत जो दे रही है या जो मिलती है, वो हर बार ना लेनी पड़े, हम खुद से ही इतना संपन्न हो जाएँ कि राहत सामग्री लेने की बारी ही ना आए और ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ। यही मैं लास्ट में आपको मैसेज देना चाहूँगा ताकि आप लोग आगे के जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उनके लिए तैयार हो जाएँ। और कोई इसका जो है मुख्य जो है सॉल्यूशन नहीं है कि आप वहाँ पर पक्के जो है किनारे बना देंगे तो पानी नहीं आएगा, तब भी पानी आएगा। आप चाहे कितने भी बाँध बना दीजिए तब भी पानी आएगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ा कारक है वो है पेड़। क्योंकि जब पेड़ होता है तो वो भी प्राकृतिक चीज़ होती है और जब प्राकृतिक से मिलता है तो आपने वो कहानी सुनी होगी भाई लोहा लोहे को काटता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा। कि जब आप पेड़ लगाएँगे तो जो प्राकृतिक तौर पर जो पानी आता है उसको कंट्रोल भी प्राकृतिक तौर पर ही किया जा सकता है, ना कि मानव निर्मित से। मानव निर्मित से थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इस समस्या का समाधान करना है, तो जिस प्रकार से प्राकृतिक चीज़ें समस्या खड़ी कर रही है, वैसे ही हमको प्राकृतिक के ऊपर निर्भर होते हुए इसका समाधान भी निकालना है।
तो इसलिए मैं आपको ज़ोर दे रहा हूँ कि यहाँ असम के लोग जब भी तैयार हो जाएँ, तो आप अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ लगाएँ, क्योंकि ये समस्या आपके यहाँ हर साल आती है, तो इससे बचने के लिए ये बिल्कुल करते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी जो मैंने अभी आपको इतनी देर तक बताया चिल्ला-चिल्ला के, गड़ा फाड़-फाड़ के, अगर ये अच्छी लगती है, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसे ही टॉपिक पर हमेशा आपकी आवाज़ उठाता रहूँ। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि मेरी जो कोशिश है वो ये है कि जेन ज़ी वॉइस, हम युवाओं की जो वॉइस है वो जवा सरकार तक कैसे पहुँचे, उस सरकार तक पहुँचाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इसलिए आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भेजें। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को ये भेज कर के उनको भी बताएँ कि मैं यहाँ पर किस तरह के टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आता हूँ। उनकी बात किस तरह से सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, ये भी उनको समझाएँ। और मैं रोज़ बताता हूँ कि मैं एक अच्छे टॉपिक पर जो है एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर जो है रिसर्च कर रहा हूँ, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो इसलिए उस वीडियो को देखने के लिए भी बने रहें और मैं देख रहा हूँ कमेंट बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते जाएँ ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मेरी जो मेहनत है वो भी कहीं न कहीं काम आए। थोड़ा-सा लगे कि नहीं यार आप लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ़ देख लेने से और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से एक बार काम नहीं चलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं परमानेंट आपके मुद्दों पर बात करूँ, तो आप मुझे हर बार सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ़ अपने लिए नहीं आता, मैं यहाँ पर आपके हक अधिकार के लिए भी बात करने के लिए आता हूँ। तो इसलिए जेन ज़ी वॉइस से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और कमेंट में बताएँ कि मेरी कौन-सी बात अच्छी लगी है और कौन-सी बात बुरी लगी है और किस बात पर मुझे चर्चा करनी चाहिए थी जिसको मैंने छोड़ दिया है। और एक कमेंट और करिए कि क्या कोई आपके पास में ऐसा कोई सॉल्यूशन है, जो पेड़ लगाने के अलावा भी हो, जो बहुत ज़्यादा काम का हो? ऐसा अगर आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन हो तो आप कमेंट करें मेरे को। मैं उस कमेंट को भी आपके सामने यहीं पे पढ़ने का काम करूँगा। ठीक है? और आप बताइए आपके यहाँ का हाल कैसा है? अब मैं आपसे थोड़ा जनरल बात कर लेता हूँ, नॉर्मली बात कर लेता हूँ, क्योंकि टॉपिक जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, जो सॉल्यूशन मुझे बताना था वो मैंने बता दिया और जो उसके पीछे का रीज़न था कि बाढ़ क्यों आती है, हर साल क्यों आती है, ये भी मैंने बता दिया कि कैसे प्राकृतिक तौर पर क्या कारण हैं बाढ़ आने के और हम मानव द्वारा निर्मित किन कारणों से बाढ़ आती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। उनके अंदर भी थोड़ा-थोड़ा मैंने पॉइंट बता दिए जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, जो मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैंने वो आपको देने का प्रयास किया। इसके अलावा आपको लगता है कि मैं आपको ये बात नहीं बोल पाया या जो ये सॉल्यूशन है या जो ये इसका कारण है इसके पीछे का ये मैं सटीक नहीं बता पाया, तो वो लोग मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ कर के आपसे भी कुछ सीख सकूँ। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ या मुझे हर कुछ आता है या सब कुछ मुझे पहले से पता होता है। मैं भी कहीं न कहीं आप ही की तरह इंसान हूँ और मैं भी चीज़ों को जब पढ़ता हूँ, जब रिसर्च करता हूँ, तब मुझे भी पता चलती है। न्यूज़ देखता हूँ, फिर मैं उसके बारे में न्यूज़ को देखने के बाद अपने आप में वेरीफ़ाई करता हूँ कि जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ कि वो सच है कि नहीं। क्योंकि आजकल न्यूज़ों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। इस न्यूज़ को लेकर के मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाला हूँ। आप देखेंगे उस वीडियो में मैंने बहुत भयंकर रिसर्च भी की हुई है और इसके पीछे का सारा रीज़न मैंने बताया हुआ है कि लोग आजकल न्यूज़ देखना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं और अगर सच में किसी व्यक्ति को हेल्प की आवश्यकता है तो वहाँ पर सही मदद नहीं पहुँच पा रही है। कहीं न कहीं क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन का कल्चर चल रहा है कि जिसको देखो वो कोई न कोई गलत न्यूज़ ही फैलाया जा रहा है। जिसको हम कम पढ़े लिखे लोग जो है सच मान लेते हैं और जब सच मान लेते हैं तो वो किसी की भी बातों में फँस जाते हैं। तो ऐसा वो ना फँसे इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ कुछ टाइम के बाद में। धीरे-धीरे मैं अपनी वीडियो का जो टॉपिक है वो ला रहा हूँ। मैं रिसर्च अपनी लगातार जारी किए हूँ जिससे कि आपके समक्ष मैं वैसे टॉपिक लेकर आऊँ जो आपके काम आने वाला हो। मैं क्या सोचता हूँ उस पर मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने वाला हूँ।
मैं सिर्फ़ आपके बारे में सोचता हूँ और आपके हितों के बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैं उन्हीं जो है टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आता हूँ या आने का प्रयास कर रहा हूँ और रिसर्च भी उन्हीं पे कर रहा हूँ जो आपके काम आएगा। जो आपके मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पर कैसे उसका असर पड़ रहा है, उससे आपको कैसे डील करना चाहिए, इन सब चीज़ों को जो टॉपिक है मैं इन पर जो है वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे रहें और नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या मेरा कोई नया वीडियो जब आए, तो आप सबसे पहले देख सकें उसको। क्योंकि जब आप मेरे कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं, तो मैं आपको लगातार आपसे संपर्क बनाए रहूँगा और जितने भी आप कमेंट करते हैं, जो भी आप चैटिंग में जो आप कमेंट मारते हैं मेरे को, मैं उस कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ और उन सबको जो है इस ऑन स्क्रीन पढ़ूँगा और आपके नाम सहित पढ़ूँगा कि आपने क्या बोला हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर चाहते हैं कि ऐसी स सारी चीज़ें हों, तो मुझे सब्सक्राइब करके रखें और अगर अभी तक इस लाइव को लाइक नहीं किया हो, तो लाइक ज़रूर कर दो यार, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। और अब मैं यहीं पर अपनी लाइव को एंड कर दूँगा और फिर हम कल मिलेंगे एक नई लाइव के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए मुद्दे के साथ में जो आपके हित की होगी और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई होगी। ठीक है ना दोस्तों? तो अभी के लिए मैं यहीं पर अपनी लाइव को ख़त्म कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ और आपको स्वस्थ रहने की फुल कामना करता हूँ। जय हिंद।